So in the last class we had we had done with the totally 100% we have completed the षडंजर part. बेटा ये जो षडंजर पार्ट है ना दैट इज अ न्यू फॉर यू पीपल एंड इसको आपने पहले कभी 9th-10th में पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए हमने पूरा अच्छे से इसको डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। तो अभी वो कंप्लीट है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे वो लास्ट क्लास में सैटरडे में कर लिए थे। यस और नो? अच्छा उसमें बताओ किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो नोट्स मैम एक निकाल बार लो। बता दो। क्या? मैम एक बार बता दो, बाय द वे सैटरडे क्लास नहीं अटेंड की थी। नहीं वो नहीं बता सकते हैं, दैट इज अ क्वाइट लेंदी टॉपिक, दैट इज अ टॉपिक वो जो हमने 1.5 आवर 1 घंटा 15 मिनट है ना 1:15 में कंप्लीट किया था। उसके लिए आप चेक करो उसका नोट्स है ना। और आज वाले टॉपिक से ना बच्चा उसका कुछ रिलेशनशिप भी नहीं है, वो इंटायरली कंप्लीट टॉपिक उसी दिन में स्टार्ट हुआ और उसी दिन में कंप्लीट हो गया था। उसके लिए आपको आज टेंशन मत लो, आज में उसका कोई यूज नहीं है, उसी दिन वाला टॉपिक है। यू हैव टू चेक फॉर द नोट्स। Today the topic is a quantum numbers, that is again the very important topic. इसमें से आपके पास एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अगर आपको समझ आ गया ये टॉपिक तो बहुत इजी है। एंड टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर आल्सो। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? देखो अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है और रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे एग्जिबिट द डुअल कैरेक्टर, है ना। इनमें पार्टिकल लाइक और वेव लाइक दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं। एंड द वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ फिनोमिना जो हमने एक्सप्लेन किए थे वेव लाइक से, कुछ पार्टिकल लाइक से, उन दोनों के बेस पे कुछ चीजें निकल के हमारे पास सामने आई, जैसे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी मिले थे, एंड क्वांटम नंबर्स हमें बोहर ने भी दिए थे। और क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक फिक्स सेट ऑफ 4 डिजिट नंबर रखता है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे किसी भी एक तो ना आज हमारे बैकग्राउंड नॉइस आता है, जैसे कोई भी आपके पास फिंगरप्रिंट किसी के मैच नहीं ना कर सकते, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू मैच नहीं कर सकती। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which give complete address of the electron, complete address of the electron inside atom। एक एटम के अंदर कंप्लीट एड्रेस किसी इलेक्ट्रॉन का बताने वाले ये जो नंबर हैं वो क्वांटम नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर हियर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्मॉल n आता है, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द मेन शेल, इट इज द मेन शेल in which the electron is present या in which the electron is revolving। ये वो मेन शेल है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n की वैल्यू जो है दैट इज 1 2 3 अप टू सोन, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। और n की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होती। और n की वैल्यू 1 2 3 में जो आपका सबसे पहले है दैट इज द फर्स्ट शेल विच इज वेरी मच क्लोज टू द न्यूक्लियस, दिस वन, this one, this one and this one। मैं इसे अलग कलर से लिख देती हूँ। The first shell after the nucleus is n is equal to 1, this is n is equal to 2 and this is n is equal to 3। So this is K shell, L shell, M shell and up to so on। K L M ऐसे इनको shells बोलते हैं, which are present in the atom around the nucleus जिसमें इलेक्ट्रॉन ठीक है। KLM शेल्स बोलते हैं। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
अब सबसे पहले हर क्वांटम नंबर में ना इंफॉर्मेशन पता करनी होती है हमें कि क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, average distance of an electron from the nucleus। ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस बताता है, ये जो क्वांटम नंबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन सब बच्चों ने देखा होगा कि एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर। दिस इंप्लाइज En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 बाय n स्क्वायर। यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। एज द n इंक्रीजेस द एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो दो चीजें इस क्वांटम नंबर ने हमें बताई। नाउ द सेकंड वन इज the second one is called as a azimuthal quantum number। azimuthal quantum number, or it is also called as an angular quantum number। angular quantum number या इसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पास वो L है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। L की जो वैल्यू है वो n-1 से लेके 0 तक होती है। L इज इक्वल टू n-1 अप टू 0। ठीक है, और इसके बारे में 2-3 बातें याद रखेंगे। L हमेशा लेस देन होगा n से। L कैन नॉट बी इक्वल टू n और L कैन नॉट बी ग्रेटर देन n और L कैन नॉट बी इक्वल टू n। ये दोनों ही चीजें ट्रू नहीं है। इसकी वैल्यू हमेशा n से कम होगी, ना ही बड़ी हो सकती है ना ही इक्वल हो सकती है। और दूसरा, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के बारे में बताएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट गिव्स सब शेल्स प्रेजेंट इन द गिवन शेल। ठीक है, कितनी सब शेल्स प्रेजेंट हैं किसी एक शेल में, that is given by the azimuthal quantum number or the angular quantum number। तो बेसिकली शेल के अंदर भी सब शेल्स होती हैं जिनके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सब शेल्स होंगी ना, यानी कि जो L के नंबर होंगे वो इज इक्वल टू द n ओनली, वो n के बराबर होंगे। यानी कि जितना हाउस नंबर है ना उसमें उतने ही कमरे हैं। अगर हाउस नंबर 1 है उसमें कमरा भी एक है, अगर हाउस नंबर 2 है उसमें कमरे भी 2 हैं, लाइक दिस ओनली। अब इसको लेके चलते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा शेल हो गया? ये k शेल हो गया। अब k शेल के लिए L कितना आएगा? 1-1 आएगा, 0। और 0 को और 0 तक तो क्या लेके जाना है? तो इसके लिए एक और चीज, एक तो ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, ये याद रखोगे, ये। ठीक है, अब एक और चीज याद रखोगे कि अगर L की वैल्यू 0 होती है तो वो जो आपके पास सब शेल है उसका नाम होता है S। 1 होती है तो उसका नाम P होता है, 2 होती है तो उसका नाम D होता है, 3 होती है तो उसका नाम F होता है, 4 है तो उसका नाम G होता है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव SPDFG। n इज इक्वल टू 1 को K शेल बोलते हैं, तो L n-1 आ गया 0। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? N1L0। N1L0 को 1S बोला जाता है एंड दिस इज अ सब शेल। इसको रीड आउट कैसे किया जाएगा कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1S। n is equal to 1 is a shell and 1s is a subshell। ठीक है, तो 1 शेल में एक ही सब शेल प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट इज द n इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। n इज इक्वल टू 2 हो गया l शेल। अब इसमें l की वैल्यू हो गई n माइनस 1। 2 माइनस 1 इज 1, बट इसको आप 0 तक लिख के जाओगे, 1 और 0। तो टू कॉम्बिनेशंस आर देयर, वन इज n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0, एंड द अदर कॉम्बिनेशन इज n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। तो n2l 0 कॉम्बिनेशन हो गया 2s, n2l 1 कॉम्बिनेशन हो गया 2p। तो 2s एंड 2p ये आपके पास दो हो गई सब शेल, किसमें? सेकेंड नंबर शेल में। तो सेकंड नंबर शेल में दो सब शेल हैं, एक का नाम 2s हो गया, एक का नाम 2p होगा। ये आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सब शेल, किसी भी शेल में उतनी सब शेल है जितना शेल का नंबर है। जैसे जो n इज इक्वल टू 1 था ना फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल थी 1s। n इज इक्वल टू 2 था जो l शेल, उसमें दो सब शेल्स आ गई 2s 2p। जब n इज इक्वल टू 3 आएगा तो देखो, तो मतलब जितना शेल का नंबर होता है उसमें उतनी सब शेल है, जितना हाउस नंबर है उसमें उतने ही रूम्स हैं। m इज इक्वल टू 3 हो गया। मैम l इज इक्वल टू 0 कहाँ से आया? कौन है ये बच्चा जो n इज इक्वल टू 0 पूछ रहा है कहाँ से आया? अविनाश, कहाँ से आया का क्या मतलब है? जब आपको l का आंसर n माइनस 1 से लेके 0 तक लिखना है तो 2 माइनस 1 1 हो गया, इसका आंसर 0 तक नहीं लिखोगे? आपने फॉर्मूला नहीं देखा है? n माइनस 1 ये डैश लगा के 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? डैश लगा के 0 लिखा है, इसका मतलब है कि इसको 0 तक लिखना है। पहले में तो l 0 ही आया था, दूसरे में 1 आया, तो 1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक लेके जाना है, यहां से आया। समझ में आ गया आपको कहां से आया? अविनाश, n इज इक्वल टू 3, तो l हो जाएगा n माइनस 1, इसको आपको 0 तक लिखना होता है, सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। 3 माइनस 1 2, तो 2 माइनस 1 1 हो गया 0। तो बेटा इसको सिर्फ 2 लिख के नहीं छोड़ देना, फिर गलत है आपका आंसर, कंप्लीट नहीं होगा ना, कुछ और पूछ सकता है इसके बारे में, इसके बारे में। तो कॉम्बिनेशन क्या बने? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, तभी तो इतने सब शेल्स बन पाएंगे, नहीं तो फिर सब में तो एक ही आंसर आना चाहिए। फिर तो ये भी बात ट्रू नहीं है कि सब शेल्स उतनी ही है जितना शेल का नंबर है। n3l0, n इज इक्वल टू 3l1, n इज इक्वल टू 3l2, n3l0 हो गया 3s, n3l1 हो गया 3p, n3l2 हो गया 3d। तो 3s 3p और 3d, ये आपके पास आ गए तीन आंसर, यानी कि 3 सब शेल्स। उसके बाद आ जाओ n इज इक्वल टू 4 पे। n इज इक्वल टू 4 मतलब k हो गया, l हो गया, ये m आ गई, m शेल। n इज इक्वल टू 4 के लिए l आ गया n माइनस 1 अप टू 0, तो 4 माइनस 1 3 2 1 0। अब तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने आ गए होंगे। 4 and 0 is 4s, then is 4p, then is 4d, and then is a 4f. n is equal to 5, तो l is equal to n minus 1 up to 0. So this is 5 minus 1, 4, 3, 2, 1, 0. So this is 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। तो इस तरह से सब शेल्स बनती हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विच शेल वुड बी द फर्स्ट टू हैव द जी सब शेल, कौन सी शेल ऐसी फर्स्ट है जिसमें जी सब शेल्स आता है पहले? तो जी सब शेल पहले किस में आता है? जी सब शेल सबसे पहले 5 में आता है, एफ सबसे पहले कहाँ पे आता है? 4 में आता है, डी सबसे पहले कहाँ आता है? 3 में, पी सबसे पहले कहाँ आता है? 2 में, एस सबसे पहले कहाँ आता है? 1 में। ठीक है, और कितनी सब शेल्स हैं किसी शेल में? वो n के नंबर के बराबर आता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एक तो इसने बताई थी कि आपके पास कितनी सब शेल्स हैं शेल में। सेकंड है एंगुलर मोमेंटम,
of the electron. Angular momentum of the electron. तो angular momentum किसके बराबर होता है? angular momentum को L लिखते हैं, तो this is root of L into L plus 1. इस तरह से angular momentum लिखा जाता है, root of L into L plus 1, ठीक है, into h upon 2 pi. ये angular momentum का फॉर्मूला होता है, और एंगुलर मोमेंटम L के अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा है. तो अगर तुम्हारे पास पेपर में आता है 1s, 2s, 3s, 4s, कोई सा भी s आता है, 5s, तो इन सब s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बताओ मैम 0. हाँ, इन सब s के लिए L की वैल्यू तो 0 होती है, तो कैपिटल L भी क्या आ गया 0, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आ जाएगी जब आपके पास s है. अब 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, कोई सा भी p है, तो उसके लिए L कितना होगा 1 होगा. तो L 1 होगा तो कैपिटल L कितना आ जाएगा 1 into 1 plus 1 2h upon 2 pi. तो दिस कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2h upon 2 pi. ये रूट इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 by root 2h by pi. ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं. कोई भी s के लिए L 0 होगा, कोई भी p के लिए ये होगा. अब कोई भी d देख लो, 3d होगा, 4d होगा, 5d होगा, 6d होगा, 7d होगा, एनी ऑफ द d. उसके लिए L की वैल्यू 2 है. कैपिटल L की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी? कैपिटल L की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 h अपॉन 2 pi. तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 1 3 h अपॉन 2 pi. तो 2 प्लस इंटू 3 रूट ऑफ 6 हो गया h अपॉन 2 pi. तो ये भी कैलकुलेशन पूछी जा चुकी है कि मान लो 3D दे दिया उसने पेपर में, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. तो दीज आर द टू इंफॉर्मेशंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द angular quantum number. The first information that is obtained is the value of the subshells in the given shell, and the second information that is obtained is the angular momentum. These are the two things that can be calculated from the second quantum number, which is called as the angular quantum number. हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जेई में कि एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन depends upon which quantum number? Upon which quantum number? एनर्जी किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है? तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है ना, मैंने जैसे आपको n वाला फॉर्मूला लिखाया था, n पे डिपेंड करती है. बट अगर n की वैल्यू सेम और l डिफरेंट है तो l पे भी डिपेंड करती है. जैसे आप देखो, अब 1s आ गया, 2s आ गया, 3s आ गया, 4s आ गया, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है. एनर्जी इनवर्स ऐसे होती है ना, जैसे जैसे n बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, बट मान लो इसमें L तो सब में 0 है, n चेंज हो रहा है. मान लो n सेम है, जैसे 3s है, 3p है, 3d है. ठीक है, इन सभी में एनर्जी क्या होगी? अब इसमें n तो है नहीं है फॉर्मूले में, सॉरी L तो है नहीं है. अब इसमें s, p और d में d की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. तो यानी कि एनर्जी दोनों क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, n पे भी एंड L पे भी. तो पेपर में कोई भी बच्चा सिंपल n वाली ऑप्शन टिक नहीं करेगा. n एंड L दोनों पे डिपेंड करती है एनर्जी की वैल्यू. तो 3s, 3p, 3d में से 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, अगर वो बोल दे हाइड्रोजन एटम के लिए, ये किसके लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए. मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए अगर वो हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये सब सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो तो इतनी दूर जाता ही नहीं है, उसमें तो थर्ड शेल ही नहीं होता है. तो इसका मतलब है उसके लिए ये सब सेम एनर्जी के हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब है थर्ड क्वांटम नंबर. थर्ड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसके नाम में मैग्नेटिक है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है.
अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसकी क्या ओरिएंटेशन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में? तो इसे बोलेंगे दिस क्वांटम नंबर गिव्स द ओरिएंटेशन, मतलब ये शेप्स बताएगा ऑर्बिटल्स की, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the presence of magnetic field. In the presence of magnetic field, magnetic field की presence में उसकी orientation क्या होती है उसको बताएगा magnetic quantum number. उसको लिखा जाता है m से, और m की क्या values होती हैं? This is -L up to 0 up to +L. This is the value. इसमें एक और फॉर्मूला आपके पास यूज हो जाएगा कि नंबर ऑफ, हाँ इसको आप एक और टर्म में भी लिख सकते हो, रुको, orientation of the electron in the presence of magnetic field or gives the number of orbitals present in the given subshell. शेल के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे हैं? तो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला इन द सबशेल कैसे निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल होंगे 2l+1. देखो इतना आंसर l है, इतना आंसर l है, बीच में एक 0 हो गया तो आंसर आ गया 2l+1. इसको आप बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैं आपको पहले अप्लाई करके दिखा देती हूँ. 2s के लिए तुम्हें कैलकुलेट करने हैं कितने ऑर्बिटल है, तो l कितना होगा 0, तो यहाँ पे पुट करोगे 2 × 0+1 तो आंसर आ गया 1, यानी कि एक ही बॉक्स होता है 2s के लिए. उसके बाद 2p, ठीक है, 2p में l कितना होता है 1, तो 2 × 1+1 तो कितना आंसर आ गया 3, मतलब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 होते हैं. अगर यही फॉर्मूला 3d पे अप्लाई करो तो l कितना है 2, तो ये 2 × 2+1 कितना हो गया 5, तो कितना आंसर आएगा आपके पास 5. ऐसे ही f पे करोगे तो 7 आ जाएगा. ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया. लॉन्ग कट में कैसे जाएंगे? जैसे l = 1 है, अच्छा पहले l = 0 कर दो, तो m = 0 ही आएगा, +0 -0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. तो इसका मतलब है इसका एक ही ऑर्बिटल आएगा 1s. देखो ये कितनी तरह से लिखा जाता है, ऑर्बिटल बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी यही बताता है. तो ऑल द वर्डिंग्स आर करेक्ट. 1s ऑर्बिटल, जो आपका 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक बॉक्स होता है, उसकी शेप का नाम है स्फेरिकली सिमेट्रिकल. दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ठीक है, अब आ जाओ आगे. अगर आपका l = 1 है, यानी कि p सबशेल है, p सबशेल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब तो समझते हो ना? सफियर की तो सिमेट्री होती है, मतलब आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हर डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया. l = 1 आ गया, तो m क्या आएगा -1 0 एंड +1. तो p के लिए 3 ऐसे बॉक्स बने होंगे, +1 0 एंड -1. इसमें ये फिक्स होता है, इसमें ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, ये py भी हो सकता है और px भी हो जाता है. बस ये स्पेशली फिक्स है कि pz के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0 होती है. अब बाकी ये 3 जो हैं, p सबशेल, इसकी शेप है डम्बेल. ऐसे लिख बनाते हैं इसे. अगर इस एक्सिस की तरफ बनाओगे, अगर ऑर्बिटल बनाना है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि डॉट्स बनाना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो वो ऑर्बिट बन जाएगा. तो ये एक पर्टिकुलर एक्सिस आ गई. अगर ये z एक्सिस है तो ये pz होगा. कोई भी एक्सिस किसको दे सकते हो. ठीक है,
ये PZ हो जाएगा, ये PX हो जाएगा, ये PY हो जाएगा। तो ये 3 ऑर्बिटल हैं जिनके लिए आपके पास डम्बेल शेप्स हैं। उसके बाद है L इज इक्वल टू 2। L इज इक्वल टू 2 है D सबशेल, और जो आपका D सबशेल है उसके लिए M की वैल्यू है -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, तो आपके पास M -2, -1, 0, +1, +2 होता है। अब चलो बेटा, अब इसके 5 ऑर्बिटल के नाम है DXY, DYZ और DZX। इनकी शेप एक जैसी है। हमें इसकी जो लॉब्स लेनी है ना, इन बिटवीन द एक्सिस लेनी है, ऐसे ये एक्सिस के बीच में होती है, बस इन एक्सिस के नाम चेंज कर दो, ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा। ये X और Y है तो इसका नाम DXY हो जाएगा, Y और Z रख दोगे तो इसका नाम DYZ हो जाएगा। ठीक है, या ZX रख दोगे तो इसका नाम DZX हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें लॉब्स बनी हुई है। करेक्ट। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए, बाकी 2 अगले पेज पे लिख देते हैं। नेक्स्ट 2 ऑर्बिटल्स के नाम है DX² -Y² एंड DZ²। जो DX² -Y² है, ये है इन बिटवीन ऑन द एक्सिस है इसकी लॉब्स ऐसे। X Y, ये एक्सिस के ऊपर होगा, और एक DZ² ऑर्बिटल है। DZ² ऑर्बिटल्स में होती हैं 2 लॉब्स। ये Z एक्सिस है जिसकी तरफ लॉब्स हैं, और बीच में ना बेटा एक रिंग होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रिंग ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद द इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो ये इस तरह से ऑर्बिटल है। तो दीज आर द ऑर्बिटल्स। बाकी अगर आपने F लेना है तो F की शेप्स हमें नहीं करनी है, वैसे मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास L इज इक्वल टू 3 आ गया तो M आ गया -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ऐसे करके कुछ ऑर्बिटल्स हैं। और इसकी शेप का नाम है हाईली डिफ्यूज शेप, बस इसको लिख देना है। अब इसमें 2 फॉर्मूले हो गए, एक आपका सबशेल्स का और एक ऑर्बिटल्स का। एक इसमें और फार्मूला आता है बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं इन द शेल, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला होगा m²। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन द शेल तो होगा 2n²। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो, अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए इसमें 1, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2। वो आपको पता ही है कि 1 में 1 ही होता है, 1s। अगर n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं मान लो, तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए 9। अब ये 9 कैसे हुए, 3 में 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। तो 3d में 5 हो गए, 3p में 3 हो गए, और 3s में 1 हो गया। तो आंसर आ गया या नहीं 9। समझ में आ रही है बात। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर। यस मैम। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम पता लगा लेते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट वन है 4th वन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है, MS
देखो इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के सराउंड नहीं रिवॉल्व करता, उसके अराउंड नहीं रिवॉल्व नहीं कर रहा, अपनी एक्सिस के भी अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली revolve around nucleus but also revolve around its own axis. So किस तरह की मोशन हो सकती है? 2 तरह की हो सकती है. So ms is equal to +½ और -½ इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होती है. अगर तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके पर्सपेक्टिव से आंसर दिए जाते हैं. वैसे तो किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, पर पहला इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिटल में जाता है वो हमेशा +½ से जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन -½ से जाता है. उसका रीजन क्या होता है कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, तो ये है आपके क्वांटम नंबर्स. उसके बाद हैं आफ्टर द क्वांटम नंबर्स देयर आर द सम ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. These are the rules regarding the electronic configuration. Regarding the electronic configuration. So regarding the rules regarding the electronic configuration, the first rule is the Aufbau's principle. Aufbau's principle. So regarding the Aufbau's principle, what does it states? बेटा रिगार्डिंग द बाउस प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, and after the low energy filling of the orbital, then the electron enter into the high energy orbital. So what does it states? The electron enters into orbital of low energy first, and then enters into, ऑर्बिटल भी लिख सकते हो, सब शेल भी लिख सकते हो, क्योंकि हम सब शेल का सीक्वेंस देंगे अभी. इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी फर्स्ट एंड देन एंटर्स इनटू द हाई एनर्जी. ऑर्बिटल भी लिख देती हूँ, सब शेल भी लिख देती हूँ. ठीक है, सब शेल दिया हुआ है वैसे आपके बुक में, तो बेटर टू गो विद द सब शेल ओनली, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. Then enters into the high energy subshell. अब बेटा एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. किसकी एनर्जी सबसे कम होती है, किसकी एनर्जी हाई होती है, दैट यू हैव टू फर्स्ट लर्न.
इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस में लिख रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट हेड एंड टेल पैटर्न बाय ड्राइंग द एरो, बिकॉज आई डोंट फील इट लाइक कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा, इतना स्पेस अवेलेबल होगा कि आप ये बनाओ. आपको सिंपल आना चाहिए ये कि जैसे इंक्रीजिंग एनर्जी कैसे है इसमें. इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस, first is a 1s, then is a 2s, then is a 2p, then is a 3s, then is a 3p. देखो बेटा 1 में तो 1s ही होता है, 2 में 2s और 2p होते हैं, एंड देन इज अ 3s एंड द 3p. ओके, एंड 3 में तो d भी होता है, बट 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, तो 4s की एनर्जी उसके कंपैरेटिवली लो होती है. तो हम 4s को हमेशा पहले फिल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला d फिल करते हैं. मतलब जो थर्ड का d है उसकी फिलिंग हमेशा नेक्स्ट s के बाद होगी. अब मैं ऐसे ही 4 में करूंगी, ऐसे ही 5 में करूंगी. अब देखो 4 में तो आ गया आपका 4p और 4d, पर 4d कब फिल होगा, 5s के बाद 4d फिल होगा. 5 में आ गया 5p आपका, फिर उसके बाद 6s आ गया. अब 6s में ना दो चॉइसेस हैं आपके पास, क्योंकि 5 का डी भी पेंडिंग है और 4 का एफ भी ऑर्बिटल होता है. तो पहले 4 का एफ ऑर्बिटल आएगा, फिर 5 का डी ऑर्बिटल आएगा, और फिर आएगा 6p एंड द 7s. So this is a sequence that you have to follow. Again I am repeating, if anybody is finding it difficult, सबसे पहले 1s होता है, फिर उसके बाद 2s and 2p होता है, then is a 3s 3p. यहाँ तक तो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है. ठीक का मतलब है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल मिलते हैं वैसे वैसे भरते जाते हैं. 2 में 2s 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d होता है. अब 3d को हमेशा दूसरे वाले नेक्स्ट वाले s के बाद फिल करेंगे, तो 4s के बाद 3d आता है, उसके बाद 4p आता है. अब 4p के बाद तो 5s आ गया, क्योंकि उसका d तो हम 5s के बाद फिल करेंगे. देन इज अ 5p, आफ्टर दैट इज अ 6s. अब 6s के बाद क्या आएगा, दिस इज अ पॉइंट हियर. अब 6s के बाद दो चॉइसेस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बोला d तक तो 3s 3p तो 3d होता है, पर 4 में 4f भी होता है. तो इसलिए पहली चॉइस हमारी 4f जाएगी, वो मैं बताती हूँ क्यों जाएगी. उसके बाद 5d, देन इज अ 6p एंड 7s. बस इतना ही सीक्वेंस हमें लर्न करना होता है. और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वैसे तुम्हें पता भी होगा कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल कितने आएंगे. नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द s सबशेल टोटल मैं लिख रही हूँ, है ना. कम होंगे तो आप उसमें डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो. मैक्सिमम 2 डाल सकते हो, यानी कि इसका 1 भी जा सकता है और 2 तो जा ही सकते हैं मैक्सिमम. नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द p सबशेल कितने होंगे, दैट कम्स आउट टू बी 6. Number of the electrons in the d subshell, that comes out to be 10. Number of the electrons in the f subshell, that comes out to be 14. Okay, so this is how the filling of the electron takes place in the s, p, d and the f subshell. Okay, so this is the Aufbau's principle, how the electron enters into the s, p and the d, and what is the sequence. Now the second sequence is second principle is the Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Now regarding the Pauli's exclusion principle, what does this principle state? इस प्रिंसिपल का क्या है कहना, क्या मतलब है. देखो पॉली ने ये बोला था कि जो एक ऑर्बिटल है, मैं सबशेल की नहीं बात कर रही हूँ, मैं ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ. जो आपका एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे. तो ये क्या हुआ, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum of an orbital can accommodate the maximum of the 2 electrons, and that 2 electrons must be of opposite spin. ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
There are the two electrons in one orbital and that too must be of the opposite spin. Means अगर आपको electron, you have to pair it up in the one shell, not one shell or subshell, this is a one orbital, तो उनका spin opposite होगा. और उसके पीछे reason क्या रहा होगा? उसके पीछे reason रहा होगा electronic repulsions. इसलिए हमने बोला था कि electrons जो हैं वो opposite spin से इसमें enter करेंगे. इसका ना एक और form है in order to write down this principle. The other way of writing this principle is no two electrons in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers. ठीक है, no two electrons in an atom can have the same value of all the 4 quantum numbers. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐसे नहीं है जिसके लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इसमें तो आपको नजर आ ही रहा है कि अगर सारी वैल्यूज ये 2s में प्रेजेंट है, सारी वैल्यू सेम भी होंगी तो एक की स्पिन +1 होगी और एक की स्पिन -1 होगी, +½ होगी और एक की -½ होगी. बट लेट अस सपोज कि मैंने कुछ और ले लिया, ऐसे ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आपको लगेगा कि इसमें तो सब कुछ सेम है, पर सेम नहीं है. देखो मान लो ये 2p2 है ना, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इस इलेक्ट्रॉन को मैं A बोल देती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को B बोल देती हूँ. तो जो A इलेक्ट्रॉन है और B इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के लिए अगर n की वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है. ठीक है, उसके बाद L की वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है. M की वैल्यू देखी जाए तो अलग अलग है. M की वैल्यू अगर ये PZ में प्रेजेंट है तो एक के लिए +1 होगी, एक के लिए 0 होगी, या एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज अ पॉसिबल. मतलब +1 0 हो सकती है, +1 -1 0 हो सकती है, 0 -1 हो सकती है, +1 -1 हो सकती है. एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, बट सेम नहीं हो सकती, है ना. और S की वैल्यू +½ और -½ तो आपने देखा होगा कि ये वाला सेट क्या है, इसमें डिफरेंट है. मतलब कोई भी 2 एटम्स ऐसे नहीं हो सकते जिसके लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो. तो ये है सेकंड प्रिंसिपल आपका, जिसको बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज अ हर्ट्ज रूल. हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. So regarding the Hund's rule of maximum multiplicity, what does it states? Hund's rule of maximum multiplicity ये बोलता है कि जो आपका एक degenerate set of the orbitals हैं, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, those electrons are in a such a way कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, फिर उसके बाद पेयर होंगे. ठीक है, और ये डीजनरेट की बात कर रही हूँ. डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है सेम एनर्जी. ठीक है, तो पहले जो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल, जैसे तुमने P में इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं, तो P में इलेक्ट्रॉन बैठाओगे तो ये वे गलत है. P में इलेक्ट्रॉन बैठाने का ये भी वे गलत है. तो P में इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं 2, तो पहले सिंगल फिल करोगे, उसके बाद यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ. तो पेयरिंग क्या होगी, बाद में होगी, पहले सिंगली फिल्ड होगा. तो व्हाट डज द हर्ट्ज रूल सेज? इट स्टेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग is not possible. Electron pairing is not possible unless each orbital is singly filled. ठीक है, हर कोई ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होगा जब, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग उसमें बाद में पॉसिबल होगी, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप करने हैं. और उसका रीजन भी है. उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतनी उनकी स्पिन ज्यादा जाएगी. देखो अगर 3 ऐसे पड़े हैं तो इनकी स्पिन +3/2 जाएगी. अगर पेयर अप हो जाएंगे तो स्पिन कैंसिल हो जाएगी. और क्या थ्योरी कहती है कि जितनी स्पिन ज्यादा है उतनी कम एनर्जी और उतना ज्यादा वो स्टेबल है. तो फोर्थ आपका हो गया बोहर-बरीज रूल. बोहर-बरीज रूल. और बोहर-बरीज रूल क्या कहता है, ये N+L रूल भी इसको बोलते हैं,
और इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि अगर n+12 की वैल्यू हाई है तो उसकी हाई एनर्जी होगी, अगर n+l की वैल्यू लो है तो उसकी लो एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कहीं n+l की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो जिसका n वैल्यू लो है उसकी लो एनर्जी, और जिसका n वैल्यू हाई है उसकी हाई एनर्जी। अब जैसे मैं 4s और 3d की बात कर लूं, इसमें n+l की वैल्यू होगी 4+0 = 4, इसमें हो गया 3+2 = 5। तो इसका मतलब है अगर एनर्जी देखा जाए तो किसकी हाई हो गई, 3d की, तो इसलिए लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। बट अगर मैं बात करूं 4f और 5d की, तो इस वाले केस में n+l की वैल्यू 7 आती है, और इस वाले केस में भी n+l की वैल्यू 7 आती है। दोनों में वैल्यू सेम है, बट इसमें n लो है, तो दिस इज लो, सो इसकी होगी लो एनर्जी। तो ये हो गया आपका रूल। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे रूल क्लियर है। नाउ आई जस्ट वांट यू पीपल टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट्स। इसका एटॉमिक नंबर 24 है। कॉपर इसका एटॉमिक नंबर अफबाउ प्रिंसिपल को यूज करके लिखना है, इसका 29 है। फ्लोरीन है इसका 9 है। क्लोरीन है इसका 17 है। सोडियम है इसका 11 है। लिखिए, लिखो जरा इसको फटाफट से। आई विल आस्क यू आफ्टर 1 मिनट। हाँ जी, how many of you have done? Who is going to tell me the electronic configuration for the sodium? Ma'am, 1s2, 2s2, ठीक है। 2p6, हम्म। 3s1. तो बेटा आपको पता क्या करना है, देखो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ना, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 और 2 हो गया 10। 10 कौन सी वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है? नियॉन। नियॉन। तो इसको ऐसे लिख देना है, नियॉन 3s1, ठीक है। और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं हमेशा 3s1। चलो क्लोरीन की बताओ। नियॉन ठीक है। 3s2 हम्म, 3p5। गुड। तो नियॉन 3s2 3p5, क्योंकि हमें आइडिया हो गया 10 तो यहाँ तक हो गए, रेस्ट 7 आर पेंडिंग, तो 7 इज हियर। एंड आफ्टर दैट इज अ फ्लोरीन। यस फ्लोरीन बेटा। Ma'am, 2p5. 2p5 तुम्हें तो, अगर 2p5 बोल रहे हो तो सेकंड पूरा शेल बोलना पड़ेगा ना, 2s2 2p5।
ठीक है, और इसमें कौन सी नोबल गैस आएगी? helium, हीलियम। कॉपर में बताओ। argon, आर्गन। 4s2, 4s2 3d1 आता है वैसे इसका, बट 4s2 3d9 सॉरी 4s2 3d9 कॉपर में स्टेबल नहीं होता। एक मैम 3D10 4S1। 4s1 हो जाता है, 3d10 हो जाता है, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गन, 3d10 एंड द 4s1। क्रोमियम, क्रोमियम का कोई बताएगा? मैम 3D5 और 4S1। हाँ, 3d5 एंड 4s1। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें एक पॉइंट लिख देंगे कि क्रोमियम एंड द कॉपर हैव द anomalous configuration, anomalous configuration। anomalous का मतलब होता है बेटा कि मतलब अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है ना? ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half filled and fully filled orbitals, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? एक तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी आ जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ द वेज जिससे एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है वो ज्यादा होती है। और दूसरी बात ये है कि उसमें सिमेट्री आ जाती है, और नेचर लव सिमेट्री, ठीक है, कहीं पे भी हो तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। चलो अब इन दोनों के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। Go for it quickly.
दान जी, फर्स्ट वाले में बताओ, चलो n इज इक्वल टू 3 पहले बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? मैम 2 1 मैम और टू 2. व्हाट इज m? m क्या आएगा? नोबडी. मैम -2 -1 0 +1 और +2. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको. तो इसके साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट है. क्वांटम नंबर वाज द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. श्रोडिंगर वाला पोर्शन हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था. तो लेट्स टेक सम ऑफ द पोल क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट. मैम क्वेश्चन क्या लिखा है आपने ऊपर? मैंने क्वेश्चन लिखा है फॉर 4d z² ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रू.
Yes, most of the students opted a second choice. Let's check it out whether this is correct or not. देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्वांटम नंबर का। जो 4d z² ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो n तो 4 है फॉर द श्योर। l के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि d दे रखा है। अब l क्या क्या हो सकता था? 3 हो सकता था, 2 हो सकता था, 1 हो सकता था, 0 हो सकता था। 0 अगर l होता तो उसको s बोलते हैं, 1 होता तो उसको p बोलते हैं, 2 होता तो d बोलते हैं, 3 होता तो f बोलते हैं। ये कितना दे रखा है? d दे रखा है, तो इसका मतलब है ये 2 होगा, N4L2। और m की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पे। m की वैल्यू जैसे pz के लिए फिक्स्ड है 0, ऐसे ही m की वैल्यू dz² के लिए भी फिक्स होती है 0। ये दो ही ऑर्बिटल हैं जिसके लिए फिक्स है, एक तो pz के लिए m0 होता है और एक dz² के लिए m0 होता है। और s की वैल्यू, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो 1/2 होगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ना b है, ना d है, ना a है, c है। ठीक है। यस ठीक है। मैम। चलिए।
मैक्सिमम वोल्टेज तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप लोग, जिन 11 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, एंड बस 2 3 वाला ही गेम है, ओरिएंटेड आंसर नहीं है इतना समझने के बाद भी। बेटा N3 L3 कभी नहीं हो सकता, N और L इक्वल नहीं हो सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। N3 L2 हो सकता है, पर M भी कभी L से बड़ा नहीं हो सकता। अगर L2 लिखा है तो या तो देखो, जो L होता है या तो इक्वल टू होगा या बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है इससे। चलो मैं इसको ऐसे नॉट इक्वल टू, इक्वल टू वाला कर देती हूँ, ठीक है। L या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा M से, ये जरूरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाली ऑप्शन में S1 दिया, ये भी नहीं हो सकता। N3 है तो L के 2 1 कुछ भी आंसर आ सकते थे, ठीक है। M उससे भी छोटा दिया, ठीक है। S हाफ, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सी ऑप्शन वाज करेक्ट इन दैट। और इस तरह के क्वेश्चन क्वांटम नंबर में पूछे जाते हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, this is all about today, and these two chapters were the journal chapters. In the